Hello friends, myself Dr. Yashwant Singh, myself gynecologist, sonologist and infertility specialist practicing at Bharatpur, Rajasthan. Today I will be talking about RPOC, Retained Products of Conception. जैसा कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स उठाते हैं, सीरीज़ है जिसमें हम पेशेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वो कंसल्टेशन से पहले जानकारी ले सके अपनी स्थिति के बारे में। तो उस सीरीज़ के तहत आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो है रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यानी कि आरपीओसी। आरपीओसी मसलन मतलब वो छाल या अंश जो हम कहते हैं उसको, जो बच्चेदानी में रह जाता है बच्चा खराब होने के बाद। अभी आरपीओसी कैसे बनती है, कैसे डेवलप होती है, इसके दो मुख्य कारण हैं कि जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, बच्चा हो और 1.5-2-2.5 महीने का और अपने आप वो ख़राब हो जाए, जिसको हम स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं, अपने आप बच्चा ख़राब होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। परंतु वो बच्चेदानी से इवैक्यूएट नहीं हो पाता, बच्चेदानी में ही उसके अंश, उसके पार्ट्स रह जाते हैं, जिसको हम मरीज को समझाने के लिए कहते हैं कि छाल रह गई। तो पहला तो वो तरीका है आरपीओसी बनने का, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप बच्चा खराब हुआ। दूसरा, 1.5-2 महीने का बच्चा है, महिला उस बच्चे को नहीं रखना चाहती, पेशेंट उस बच्चे को नहीं रखना चाहती, हो सकता है उसकी फैमिली पूरी हो सकता है वो उस समय प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हो, वो उसका प्रेरोगेटिव है, और वो कोई ना कोई अबॉर्टिव पेशेंट ले लेती है, कोई मेडिकल अबॉर्शन भी ले सकती है, या अबॉर्टिव पेशेंट घर में बना के ले ले, या मेडिकल अबॉर्शन की किट आती है वो ले ले, और वो किट प्रिस्क्राइब भी की जाती है। 7 वीक्स तक हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट है अगर महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है तो उस स्थिति में किट अपना काम तो करती है, बच्चे को तो वो उसकी लाइफ नहीं रहती, बच्चा तो खराब हो जाता है, परंतु उसके पार्ट्स इवैक्यूएट नहीं हो पाते, यानी कि उसके अंश फिर भी रह जाते हैं बच्चेदानी में। यानी कि वो जो एम्ब्रियो होता है वो लाइफलेस हो जाता है, वो अबॉर्शन तो हो जाता है उसका, परंतु वो इवैक्यूएट नहीं हो पाता। पहली कंडीशन हमने देखी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप बच्चा खराब हुआ। दूसरी कंडीशन में कोई टैबलेट खाने की वजह से, कोई अबॉर्टिव पेशेंट कोई अबॉर्शन वाली किट खाने की वजह से ऐसा हुआ। तो उसका सिम्टम मुख्य क्या रहता है कि ब्लीडिंग चलती रहती है, जब तक बच्चेदानी में कोई ना कोई छाल रहेगी कोई ना कोई ब्लीडिंग होती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन रुक जाएगी बीच में, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर चालू हो जाएगी, और उस ब्लीडिंग में काले काले धब्बे से आएंगे, जिसको हम ब्लैकिश स्पॉट्स कहते हैं, छींचरा से आएंगे। ये मरीजों को समझाने की भाषा है। तो ये उसकी एक डायग्नोस्टिक फीचर है उस कंडीशन का। हम इसको कैसे पता करते हैं? सोनोग्राफी में हमें पता चलता, मरीज खुद आती है कि मेरी इतने समय से ब्लीडिंग चल रही है, और अपनी हिस्ट्री बताती है कि मेरे बच्चा ठहरा था, या मैंने ये टैबलेट खा ली थी और उसके बाद मेरी ब्लीडिंग चल रही है। तब हम सोनोग्राफी करते हैं, और हमें सोनोग्राफी में बच्चेदानी के बीच में अलग से ही एक हाइपर इक्वेक यानी कि वाइटिश सी शैडो दिख जाती है, जो दिखाती है, जो इंगित करती है कि ये आरपीओसी यानी कि कण बाकी रह गए हैं बच्चेदानी के अंदर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है इस स्थिति को? इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं कि हम फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट करें, इवैक्यूएट करने के लिए कुछ ऐसी टैबलेट्स दें जो कि बच्चेदानी में मरोड़े पैदा करें, बच्चेदानी में दर्द पैदा करें, कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करें। ये मैं इसलिए थोड़े सा हिंदी के वर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि ये जो वीडियो है दैट इज़ मेनली फॉर पेशेंट्स, कि पेशेंट्स समझ सके अपनी स्थिति, नॉट एज अ मेडिकल एकेडमिक के रूप में नहीं है ये, जस्ट एज ए डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद पेशेंट्स ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ऐसी टैबलेट्स देते हैं जो बच्चेदानी में, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करें, मरोड़े पैदा करें, और उसको एक्सपेल कर सकें उस आरपीओसी को। तो ये तभी हो पाता है जब या तो जो आरपीओसी हैं, जो अंश हैं,
वो छोटे हों, मसलन 1.5-2 सेंटीमीटर तक के हों, वो हमें सोनोग्राफी से देखने पर मालूम पड़ जाता है। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसका साइज़ भी हम नापते हैं कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो अगर वो 2 सेंटीमीटर तक हो तो टैबलेट्स के साथ काम करने की फिर भी अच्छी संभावना है। मैं तो यूजुअली 2 सेंटीमीटर तक पेशेंट को ऑप्शन देता हूँ कि वो टैबलेट का उपयोग कर देख ले। साथ ही साथ बशर्ते पेशेंट का ब्लड लेवल अच्छा हो, 10 ग्राम एटलीस्ट उसका हीमोग्लोबिन हो। दूसरा, हम डायरेक्ट डीएनसी कर सकते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, जो कि एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है उसको हटाने के लिए। हाँ, टैबलेट्स जो हम देते हैं इवैक्यूएट करने की, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो काम करेगा या नहीं करेगा। 10 दिन बाद हम फिर से रिव्यू कर देखते हैं, फिर से देखते हैं कि बच्चेदानी अब साफ़ है या नहीं है। और उसका इंडिकेशन हमें काफ़ी पहले से ही मिल जाता है कि अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूअस चल रही है तो अभी भी छाल बाकी है, और 3-4 दिन टैबलेट खाने के बाद ब्लीडिंग बंद हो गई या 5-6 दिन का गैप आ गया, 5-6 दिन से कोई ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि यूट्रस साफ हो चुका है। जिनमें पहले सिजेरियन हो चुका होता है या प्राइमी होती हैं, जिनमें पहले कोई डिलीवरी नहीं हुई होती, उनमें टैबलेट्स कम काम करती। ये उस एमटीपी किट के लिए भी लागू होता है जब महिला प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहती। अगर सिजेरियन है तो एमटीपी किट मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कम काम करती हैं। और अगर आरपीओसी हैं भी, उसको हम दवाई से इवैक्यूएट करना चाहें तो भी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कम काम करता है। डीएनसी ही उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का। अगली बार हम एक और छोटा सा टॉपिक लेंगे गायनी का डिस्कस करने के लिए। कोई आपको लगे किसी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं जो आपकी इंटरेस्ट का है, तो उसको भी आप मैसेजेस में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ गुड डे।